हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट पावर। आपको पता है इस चैप्टर का टाइटल क्या था? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हम ऑलरेडी वर्क एंड एनर्जी के बारे में काफी डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट जो आर्टिकल बचा हुआ है, दिस इज पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर का मतलब क्या है? पावर को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अपनी डेली लाइफ की लैंग्वेज में पावर को ताकत या शक्ति इस तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन फिजिक्स में पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है इसकी चर्चा करते हैं। फिजिक्स में पावर का मतलब है द रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। मतलब रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई का मतलब है कि जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो किस रेट से कर रहे हैं। किस रेट का मतलब पर सेकंड कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की सप्लाई की जा रही है, वो है पावर। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लियर होगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए एक एम मास का ब्लॉक है, वो इस समय ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर है। ठीक, जैसे कि देखिएगा एक एम मास का ब्लॉक और ये इस समय ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर है। अब मैं इस ब्लॉक को स्लोली यहां तक लेकर के आता हूं। मैंने क्या बोला? स्लोली यहां तक लेकर के आता हूं। और सपोज यहां से यहां तक आने में जो इसे समय लगा वो समय था 10 सेकेंड। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का कितना वर्क हुआ, तो अगर ये h हाइट नीचे आया तो अभी ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? mgh। सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक को बहुत तेजी से नीचे लेकर के आऊं, मान लीजिए ये आपका केस नंबर ए है, दूसरा केस यही सेम ब्लॉक है, सेम हाइट पर है, लेकिन अभी इस ब्लॉक को धीरे धीरे ना ला करके एकदम से बहुत तेजी से लेकर के आया और ग्राउंड सरफेस तक पहुंचने में जो इसे समय लगा, सपोज वो लगा 2 सेकेंड। सिचुएशन समझ में आ रही है? एक बार ब्लॉक को h हाइट से ग्राउंड सरफेस तक धीरे धीरे लेकर के आए और जो समय लगा वो था 10 सेकेंड। दूसरी बार उस एम मास के ब्लॉक को ग्राउंड सरफेस पे थोड़ा तेजी से लेकर के आए और अभी जो समय लगा वो था 2 सेकेंड। ये आपके सामने दो सिचुएशंस हैं, ए एंड बी। इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन बोथ ऑफ द सिचुएशन, तो आपका आंसर क्या होगा? सेम mgh। जो ग्रेविटी का वर्क है ए केस में और बी केस में, वो दोनों केस में सेम है। वर्क डन, वर्क का मतलब क्या होता है? एनर्जी सप्लाई। याद करें लेक्चर 1 जब हमने स्टार्ट किया था वर्क का, जहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने वहां पर बताया था कि वर्क का फिजिकल सेंस क्या है। वर्क का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो एनर्जी सप्लाई करी वो mgh थी। सिमिलरली यहां पर भी जो एनर्जी सप्लाई की वो mgh थी। तो फिर यहां डिफरेंट क्या है? यहां डिफरेंट है पावर, क्योंकि यहां पर mgh जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 10 सेकंड में सप्लाई की गई है और यहां पे वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन 2 सेकंड सप्लाई की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी वाला केस है ना, उसमें ए वाले केस के कंपैरिजन में जो पावर होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर कम समय में सप्लाई की जाएगी तो इसका मतलब है उस केस में पावर ज्यादा होगी। सिमिलरली ए वाले केस में आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई की गई है वो तो सेम है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सेम, लेकिन समय क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब है रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। जब हम बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, और इस चैप्टर में एनर्जी सप्लाई करने का वे क्या है? वर्क डन। जब भी किसी भी गिवन बॉडी पर कोई भी फोर्स वर्क करता है तो इसका मतलब है वो उस गिवन बॉडी को क्या कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है या फिर उससे एनर्जी ले रहा है। तो रेट ऑफ वर्क डन का मतलब है कि एनर्जी सप्लाई करने का रेट क्या होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ आ रही होगी। तो चलिए यहां पे पावर की डेफिनेशन लिखते हैं। पावर ऑफ अ फोर्स is defined as rate of work done by the force।
जब भी हम पावर की बात करेंगे तो किसी भी गिवन फोर्स की पावर होगी, और उस गिवन फोर्स की अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो दिस इज व्हाट द रेट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स। अब जब यहां पर रेट की बात की जा रही है तो रेट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट और एक एवरेज रेट। मतलब जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर या तो इंस्टेंटेनियस हो सकती है, इंस्टेंटेनियस मतलब जब हम किसी इंस्टेंट पे पावर फाइंड करना चाहते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, dw/dt। मतलब अगर आप वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे देन यू विल गेट व्हाट, इंस्टेंटेनियस पावर। एक और तरीका है पावर को डिफाइन करने का, एवरेज पावर। एवरेज पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ये होगा, एंड दिस इज द टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। जब भी एवरेज पावर की बात की जाएगी तो एवरेज पावर की बात किसी भी इंटरवल में की जाएगी। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ये सारी चर्चाएं पहले भी कभी हुई हैं। याद करें काइनेमेटिक्स, जब काइनेमेटिक्स में हम वेलोसिटी डिफाइन करते थे तो वेलोसिटी दो तरीके से डिफाइन की जाती थी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी किसी इंटरवल में डिफाइन करते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं। सिमिलरली पावर इज व्हाट, द रेट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहां पर पावर भी दो तरीके से डिफाइन की जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे पूछा जाए कि बताएं इस गिवन फोर्स का पावर क्या है, देन यू कैन फाइंड बाय dw/dt। और जब आपसे किसी इंटरवल में पूछी जाए तो उस केस में आप एवरेज पावर को लिखेंगे द डेल्टा डब्ल्यू, वेयर डेल्टा डब्ल्यू इज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए मुझे बताइए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। क्या पूछा मैंने, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इसे हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं। मतलब जो जूल पर सेकेंड है दिस इज व्हाट, वॉट, क्योंकि आप जानते हैं दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी बोल सकते हैं। इसकी एक और यूनिट है जो कि काफी ज्यादा यूज की जाती है फिजिक्स में, मैं बता देता हूं, एंड दिस इज व्हाट, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मतलब HP। हॉर्स पावर और वॉट में क्या रिलेशन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये रिलेशन याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट ना पूछ के वो आपसे हॉर्स पावर में पूछ सकता है, तो आप कन्वर्जन तो करना जानते ही हैं, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता पाएंगे, बताएं क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। आप जानते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL² T की पावर -2। थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी का था, अपॉन टाइम, तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसको अगर न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो ये जो पावर है T की -2 वो क्या हो जाएगी, -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। क्लियर। एक और चीज बता दीजिए, इट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। पावर जो है वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पावर इज व्हाट, रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क आप ऑलरेडी जानते हैं, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक स्केलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया गया, और टाइम इज ऑलरेडी अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम ये कह सकते हैं पावर इज व्हाट, इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं पावर की जिनको नोट डाउन करिए, याद रखिएगा। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है,
डायमेंशनल फॉर्मूला और दिस इज व्हाट द एसआई यूनिट। चलिए फिर देखते हैं इसके बाद कि पावर पे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं पावर पर। क्वेश्चन रीड करें, क्या है? इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन एज 4t + 3t²। एक फोर्स है, उसका जो वर्क है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको यहां पर गिवन है। क्लियर? फाइंड ए पार्ट, पावर एट t = 2 सेकेंड। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एट t = 2 सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर पूछा जा रहा है, क्योंकि हमसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा गया है। तो बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हम देख चुके हैं। इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? dw/dt। मतलब अगर हम वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें देन वी विल गेट द पावर। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो बताएं क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? 4t का डिफरेंशिएशन 4 और 3t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 6t। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमें पावर कहां फाइंड करनी है? t = 2। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में अगर मैं t = 2 पुट कर दूं तो मुझे पावर मिल जाएगी। क्लियर? तो जरा देखते हैं t = 2 पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है। t = 2 पुट करने पर 4 + 6 × 2 दिस इज 12, दिस इज व्हाट 16 वाट। आसान था। दिस इज ए पार्ट, और हम ये कह सकते हैं ये क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा गया? एवरेज पावर फ्रॉम t = 0 to t = 2 सेकेंड्स। अभी आप एक्सप्रेशन देख चुके हैं। एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या था? तो टोटल वर्क डन इन द गिवन इंटरवल अपॉन टोटल टाइम। तो इस गिवन इंटरवल में कहां से कहां तक? t = 0 से t = 2 सेकेंड तक, इस इंटरवल में इस फोर्स ने कितना वर्क किया वो हम कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? t = 0 पुट करो, t = 0 पे वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 पर 0 + 0। क्लियर? t = 2 पर वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? अगर आप 2 पुट करें तो देखिएगा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? 4 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 4। 8 + 12 एंड दिस इज व्हाट 20। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 सेकंड के इंटरवल में टोटल वर्क कितना हुआ, तो आप यहां पे कह सकते हैं इनिशियली t = 0 पे वर्क 0 था, t = 2 पर 20 है। तो अगर हमें यहां एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो क्या लिखेंगे? एवरेज पावर विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज व्हाट? 20 - 0 अपॉन टोटल टाइम। तो ये वैल्यू यहां से आपकी क्या आती है? 10 वाट। काफी आसान है, समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमने इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंस्टेंटेनियस पावर पूछी जाएगी तो वो आपको समझ कैसे आएगा? क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। तो आपने यहां पे क्या देखा? जैसे यहां पे लिखा एट t = 2 सेकेंड, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर। जब हम बात करते हैं एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर की बात की जाएगी हमेशा इंटरवल में। या इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जब भी आपसे पावर एक इंटरवल में पूछी जाए ना, तो याद रखना कि उस इंटरवल में जो पावर निकल करके आएगी वो क्या होगी? एवरेज पावर होगी। ठीक है? एक और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अगर सपोज y एक्सिस पर वर्क डन और x एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करें, यानी क्या बोला? y एक्सिस पर वर्क डन और x एक्सिस पर अगर हम टाइम को प्लॉट करें और मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो इस गिवन ग्राफ पर अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और सपोज ये जो टेंजेंट का x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट आप ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज व्हाट dw/dt, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज tan थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब अगर आपको वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो उस गिवन ग्राफ पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो उस गिवन टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर देगा। बिल्कुल वैसा ही है। याद करें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जब ग्राफ होता था, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में अगर मैं किसी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता था तो उस टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देता था, एक्सेलरेशन। तो जैसे वहां एक्सेलरेशन मिलता था उसी तरीके से यहां पर आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर? तो नोट डाउन करें, फिर आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। पावर गिवन बाय द सम फोर्स इज गिवन एज 2t plus 3t square. Find the work done by this force from t equals to 0 to t equals to 2 seconds. अभी इस बार आपको प्रॉब्लम में पावर का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे हो रहा है ना, ये गिवन है, और अब आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है इस इंटरवल में। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का रिवर्स है। अगर आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो वहां पे वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था और आपसे पावर पूछी गई थी। क्लियर? यहां पर आपको पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और अब आपसे यहां पर वर्क पूछा जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्या डिफरेंशिएट कर दें? नहीं। देखिएगा ध्यान से, एक बात बताएं, क्या मैं पावर को इस तरीके से लिख सकता हूं, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो अगर हम dt को यहां मल्टीप्लाई करें तो p इंटू डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, मैंने क्या किया देखिएगा ध्यान से, इंस्टेंटेनियस पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, dt का वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p dt इक्वल टू डी डब्ल्यू, और अगर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू विल गिव यू व्हाट, w। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप पावर को इंटीग्रेट कर दें किसके साथ, टाइम के साथ, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। समझ आया? जैसा रिवर्स है, अगर आपको वर्क डन दिया हो और पावर कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करना था। अब आपको पावर दिया हुआ है और वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको यहां क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो पावर का एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज व्हाट 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो जरा देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ में क्या लिखूंगा, 2t प्लस 3t स्क्वायर dt, दिस विल गिव यू वर्क डन। लेकिन वर्क डन मुझे किस इंटरवल में कैलकुलेट करना है, 0 से 2। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक, 0 से 2। वो लिमिट लगाएंगे जिस इंटरवल में हमसे वर्क पूछा गया है। तो यहां पर आप अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे तो ये क्या है, मैथमेटिक्स है। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर पावर दी है और वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो आपको पावर के एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद प्रॉपर लिमिट्स। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है यहां से, 2t, इसको इंटीग्रेट करेंगे, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी t क्यूब। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। तो बताएं वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 4 प्लस 2 का क्यूब, दिस इज व्हाट 8, एंड द वैल्यू इज 12 जूल। तो इस गिवन इंटरवल में फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो कितना होगा, 12 जूल होगा। क्लियर? चलिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, देखिएगा ध्यान से, अगर आपको पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, मतलब y एक्सिस पे पावर प्लॉट की जाए और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करें, और सपोज ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो होगा ना, जैसे कि अगर मैं t1 से t2 इंटरवल तक का ये एरिया कंसिडर करूं, तो दिस एरिया विल गिव यू द वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2।
ऐसी सिमिलर सिचुएशन जैसे कि वर्क डन वर्सेस टाइम का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस पावर देता था, उसी तरीके से पावर और टाइम का जो ग्राफ है उसका जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया है ये किसके बराबर होगा? वर्क डन। ये एरिया किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय फोर्स T1 टू T2 इंटरवल। T1 से T2 इंटरवल में उस गिवन फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। आप समझ पा रहे होंगे? याद करें, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जब आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होता था तो वहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता था? चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली उसी तरीके से यहां पर पावर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स इन द गिवन इंटरवल। ओके, तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिएगा, जब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस पावर की तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर को dw बाय dt लिख सकता हूं, लेकिन आप एक बात जानते हैं कि dw की वैल्यू क्या होगी? f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अगर यहां से हम dw का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करें तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं f वेक्टर डॉट ds वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक साथ क्लब करूं, ये ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ds बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो यहां पे अगर ds बाई dt को एक साथ क्लब कर दें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा f वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। मतलब हम इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी गिवन फोर्स की इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। और आप ये जानते हैं एफ डॉट वी को आप कैसे लिख सकते हैं? एफ वी कॉस थीटा। ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड पावर। अब देखिएगा, ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। हमने कोई पार्टिकल कंसीडर किया और किसी इंस्टेंट पर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में अगर मैं v cos थीटा को एक साथ क्लब कर दूं, मैंने क्या बोला समझ आया? कि ये जो cos थीटा वाला टर्म है अगर हम इसे v के साथ क्लब कर दें तो v cos थीटा क्या है? तो आप ध्यान से देखें, v cos थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फोर्स के डायरेक्शन में है। तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि फोर्स के डायरेक्शन में हो। v cos थीटा, v cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे जो v पैरेलल है ये आपको समझ में आ रहा है, दिस इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। क्लियर? या फिर अगर मैं इस cos थीटा वाले टर्म को वेलोसिटी के साथ क्लब करने की बजाय फोर्स के साथ क्लब कर दूं, यानी क्या बोला समझ में आया? मतलब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को ऐसे देखूं f cos थीटा इंटू v, तो व्हाट इज f cos थीटा? बताओ। ये फोर्स है और फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? f cos थीटा। तो यहां पर यही वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, f पैरेलल इंटू v। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, याद करें।
जब हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने वहां पर ये चीजों का जिक्र किया था। तो F पैरेलल इंटू V में ये जो F पैरेलल वाला टर्म है, दिस विल गिव यू व्हाट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आया? मतलब आज के बाद याद रखिएगा कि अगर मुझे किसी भी फोर्स की पावर कैलकुलेट करनी है तो मैं ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। एक तरीका क्या है कि आप वेलोसिटी का वो कंपोनेंट फाइंड कर लें जो फोर्स के डायरेक्शन में है और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट व्हाट, फोर्स। दूसरा तरीका क्या है कि आप फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड करें जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और उसे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, देन यू विल गेट द पावर। ये दोनों ही मेथड याद रखिएगा। अभी आप आगे जाकर के आपको ये बातें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं। क्लियर? अब देखना, एक बात समझ में आ रही है कि इंस्टेंटेनियस पावर इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो एक बात तय है कि पावर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, अगर इस थीटा की वैल्यू लेस देन π/2 हुई तो गारंटी है कि उस केस में जो पावर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? और अगर थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए, मतलब कोई एक ऐसा इंस्टेंट आए जब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस इंस्टेंट पे हम ये कह सकते हैं कि वो गिवन फोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा, जीरो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू π/2 हुई तो आप जानते हैं कि cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो उस केस में हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पावर इज जीरो। क्लियर है? और अगर थीटा की वैल्यू π/2 से ज्यादा हुई, मतलब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज हुआ, तो एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो गारंटी है कि उस केस में गिवन फोर्स की इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब किसी भी फोर्स की वजह से जो पावर है वो आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करेगा? इस बात पर डिपेंड करेगा कि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के मिड का एंगल क्या है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अभी आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसे नोट डाउन करें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है। देखिएगा, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 2 kg is thrown at 40√2 meter per second at 45 degree from horizontal। एक 2 kg का पार्टिकल है जिसे ग्राउंड सरफेस से 45 डिग्री के एंगल पर 40√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। फाइंड द पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एट t इक्वल्स टू 2, 4 एंड 6 सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इन गिवन इंस्टेंट पर कितनी पावर डिलीवर्ड होगी। क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। जैसे आप इस पार्टिकल को फेंकेंगे 45 डिग्री पर तो आपको ये समझ में आ रहा है ये पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमें यहां अलग अलग इंस्टेंट पर यह बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितनी पावर डिलीवर की जाएगी। देखते हैं। आपको थोड़ा सा यहां पे प्रोजेक्टाइल की इंफॉर्मेशन का यूज करना होगा। एक बात बताएं मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों निकाल रहे हैं? एक जनरल हम बस एक आइडिया लेना चाहते हैं कि इन गिवन इंटरवल पर पार्टिकल्स की पोजीशंस कहां पे होंगी। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या लिखते थे, 2u sin थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2uy डिवाइडेड बाई g। फिर uy इज व्हाट, द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, 40√2 से फेंका है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर
इसके वेलोसिटी की अगर कंपोनेंट करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 40 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी 40 होगा। u cos 45 एंड u sin 45, एंड cos 45 का वैल्यू 1/√2, सिमिलरली sin 45 का वैल्यू भी 1/√2, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बोथ ऑफ देम आर 40। तो बताओ व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? दिस इज 2 × 40 डिवाइडेड बाय g एंड द वैल्यू ऑफ g इज 10। दिस इज व्हाट 8 सेकेंड्स। मतलब ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में इस गिवन पार्टिकल को टोटल टाइम 8 सेकेंड लगेगा। तो ये बात तय है कि अगर 8 सेकेंड में यहां पहुंच रहा है तो 4 सेकेंड में यहां पहुंचेगा। तो t = 4 सेकेंड पे वो गिवन पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो t = 2 सेकेंड पर वो पार्टिकल इधर कहीं होगा और t = 6 सेकेंड पे वो पार्टिकल इधर कहीं होगा। मतलब हमें आइडिया लग गया कि मान लेते हैं कि t = 2 पे पार्टिकल यहां पर है और t = 6 पे पार्टिकल यहां पर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमें पावर पूछी जा रही है इन गिवन इंस्टेंट पर, और पावर का हम फॉर्मूला जानते हैं। पावर क्या लिखते हैं? F वेक्टर डॉट V वेक्टर, इसकी वैल्यू को हम FV cos थीटा लिख सकते हैं। हमें किस फोर्स की पावर कैलकुलेट करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स की। और हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस गिवन पार्टिकल पे कितना लगेगा? m × g। मास कितना है? 2 kg। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और mg फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। इस इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और सपोज मैंने उसे बोला v2। तो आप समझ पा रहे होंगे आपको f चाहिए, v चाहिए और थीटा चाहिए। वे थीटा इज व्हाट? फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा। तो आपको यहां पर पहले वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, फिर आपको ये एंगल फाइंड करना होगा। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान से देखना, एक और मेथड है जिसमें आप बहुत कम कैलकुलेशन करके पावर फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको किसी भी गिवन फोर्स की पावर कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करें? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट फाइंड कर लें जो फोर्स के डायरेक्शन में है। आप जानते हैं कि फोर्स हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है, अगर वो मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? क्योंकि v cos थीटा इज व्हाट? यहां पर v cos थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होगा जो फोर्स वेक्टर के अलोंग होगा। क्लियर है? तो ये मेरे लिए काफी आसान टास्क है। t = 2, t = 4 और t = 6 पर मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो फाइंड कर सकता हूं। मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही क्यों फाइंड कर रहा हूं? क्योंकि फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स के अलोंग हो। तो मैं ये जानता हूं, प्रोजेक्टाइल में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर मुझे y कंपोनेंट फाइंड करना है तो अगर मैं y एक्सिस के अलोंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो मेरे पास वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस के अलोंग है वो पता चल जाएगा। uy, what is uy? This is the initial component of velocity along the y axis। कितना है? 40। ay का वैल्यू एक्सेलरेशन हम जानते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसी वैल्यू को हम लिखेंगे -10 × t। तो यहां पर आप t की वैल्यूज पुट करते जाएं, यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पे t = 2 पर, तो a पार्ट t = 2 सेकेंड्स। t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है? तो 2 यहां पे पुट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो देखिएगा यहां पर अगर मैं पावर की बात करूं एट t = 2 सेकेंड्स तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 है और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है वो भी 20 आ रहा है। तो पावर की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 × 20। और पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव होगी। ये कैसे डिसाइड किया? अरे आप खुद देख लें, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है वो इसके अपोजिट है। या फिर इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है ये ऑब्ट्यूज है ना, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो उस गिवन फोर्स के
द्वारा जो पावर डिलीवर्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये वैल्यू आती है -20 इंटू 20 एंड दिस इज व्हाट -400 वॉट। समझ आया? अगर मैं बात करूं t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पर, तो t इक्वल्स टू 4 अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द y कंपोनेंट इज व्हाट 0, क्योंकि t इक्वल्स टू 4 पर ये पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, और जब पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग है वो 0 होगा। और आप यहां देख भी पा रहे हैं कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है उस समय वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90। तो इस इंस्टेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा, 0, क्योंकि थीटा क्या है, 90 है। तो यहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं t इक्वल्स टू 4 द पावर डिलीवर्ड इज 0 वॉट। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट। t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो y एक्सिस के अलोंग हो। तो यहां पे t इक्वल्स टू 6 आप पुट कर दें। जैसे आप t इक्वल्स टू 6 यहां पे पुट करेंगे यू विल गेट vy इज इक्वल्स टू व्हाट -20। -20 का मतलब क्या है, -20 का मतलब है कि इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 20। एक बात बताना, इस इंस्टेंट पर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है ये एक्यूट है। एक्यूट मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम। तो इस गिवन फोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर जब आप पावर लिखेंगे तो पावर की वैल्यू क्या लिखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड 20, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20, पावर पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 400 वॉट। देखो एक बात बता देता हूं, जब भी आपको पावर लिखनी हो तो पावर की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 क्या होगी, मतलब जब आपको साइन डिसाइड करना हो ना, तो साइन डिसाइड करने के लिए आप सिर्फ एंगल को ऑब्जर्व करना कि वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, और मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे F इंटू V पैरेलल। V पैरेलल मतलब द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप यहां पे F और V की वैल्यू पुट करें तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करिए। जैसे यहां पे मैंने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पुट किया, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड पुट किया, और डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया, डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए मैंने फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल देख लिया। तो यहां पर आपके पास t इक्वल्स टू 2, 4 एंड t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पर पावर डिलीवर्ड की वैल्यू आ गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि t इक्वल्स टू 2 पर नेगेटिव है, 4 पर 0 है, और t इक्वल्स टू 6 पर ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब जब ये गिवन पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, तो उस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा वो नेगेटिव करेगा, और ये हम जानते भी हैं। जब ये ऊपर जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होता है, नेगेटिव। और जब ये नीचे आना स्टार्ट होता है उस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि उस दौरान जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, पॉजिटिव। तो यहां पे हमने देखा कि अलग अलग इंस्टेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड किया गया उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। तो यहां पर हमने वेलोसिटी का वो कंपोनेंट फाइंड कर लिया जो फोर्स के डायरेक्शन में था, क्योंकि ये हमारे लिए फाइंड करना आसान था, क्योंकि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में था वो था क्या, y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट किसी भी जनरल टाइम t पर हमें ऑलरेडी फाइंड करना आता है। चलिए इसको नोट डाउन करें और फिर दोबारा से एक एक स्टेप को समझें और खुद से सॉल्व करें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। ओके, चलिए देखिएगा, मैं यहां पे कुछ एडिशनल यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, इंस्टेंटेनियस पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अगर मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात करूं, वन डायमेंशनल मोशन मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो फोर्स वेक्टर है
वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हों, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस केस में ये एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं? F इंटू वी। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि F डॉट वी इज वॉट? एफ वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। सहमत हो? लेकिन यहां पर अगर v और f मतलब वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर अगर पैरेलल हुए तो थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मतलब मैं यहां पर अभी वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं, तो फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन हम पावर को सिंपली क्या लिख सकते हैं? F इंटू वी। F इज व्हाट? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। अब देखिएगा, एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका क्या है? एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इंटू वी। और एक और तरीका है, 1D में आप पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखने का। बताएं क्या होता है? P इक्वल्स टू m। एक्सेलरेशन को हम v इंटू डी वी बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन वाला टर्म है, आइदर उसे हम dv बाई डी टी भी लिख सकते हैं या फिर v इंटू डी वी बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं, अगर कोई गिवन पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। सहमत हो? अब ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर पावर गिवन होती है और आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना होता है। तो अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना हो ना, तो तुरंत याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन को क्या रखना है? dv बाई डी टी। कभी कभी क्या होता है कि आपको पावर गिवन होती है और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछा जाता है, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन को क्या रखना होगा? v इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो एक एक्सप्रेशंस है, इन्हें याद रखिएगा। अभी आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि इन गिवन एक्सप्रेशंस को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है? ओके, नोट डाउन दिस। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करें, क्या लिखा हुआ है? अ ब्लॉक ऑफ मास m starts moving from rest from origin along the x-axis with a constant power p. Then find out the relation between the velocity and time, and this is what? Velocity and x. क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया हुआ है? ये एक पार्टिकल, जो यहां पर डेटा गिवन है, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। तो क्या क्या गिवन है? t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो आपको ये तो समझ आ गया, दिस इज अ वन डायमेंशनल मोशन। और स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल्स टू 0 पर अगर ये पार्टिकल ओरिजिन पर है तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0। ये डेटा गिवन है। क्लियर? इसके अलावा और कुछ भी गिवन है? यस, विद अ कांस्टेंट पावर। मतलब यहां पर इस गिवन पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर्ड है ना, वो डिलीवर्ड पावर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं जो P है इसकी वैल्यू कांस्टेंट गिवन है। ये डेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें यहां पर रिलेशन फाइंड करना है। मतलब हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। मतलब वेलोसिटी टाइम पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। बताएं क्या अप्रोच होना चाहिए। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जहां पे पावर गिवन होता है एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम या वेलोसिटी एंड पोजीशन। तो बताएं ये पार्ट में क्या करना चाहिए? देखिएगा ध्यान से। पावर को हम लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। लेकिन अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है तो जो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर पैरेलल हुए तो व्हाट इज द थीटा? थीटा इज व्हाट? द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। एंड कॉस 0 इज व्हाट? 1। तो मैं यहां पर इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? एफ इंटू वी। क्लियर? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1। मुझे रिलेशन फाइंड किस में करना है? ए पार्ट में, वेलोसिटी और टाइम में। एक बात बताओ, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को अभी हम लिख सकते हैं dv बाई dt। ये बात समझ आ रही है?
हमने एक्सेलरेशन को dv by dt क्यों लिखा? क्योंकि वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। हमें यहां से v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जरा देखिएगा, p m से डिवाइड किया इस एक्सप्रेशन को और dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर आ जाएगा v इंटू डी वी। देखिए मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। dt से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। अब हमें इन dv और dt को अगर एलिमिनेट करना है तो क्या करना चाहिए? कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना चाहिए? वी शुड यूज द इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर लिमिट नहीं लगाएंगे तो आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते थे। अगर उसको एलिमिनेट करना है तो लिमिट लगानी होगी। क्या लिमिट लगा पाएंगे? देखते हैं। यहां पे d के पीछे क्या है? v, और यहां पे d के पीछे क्या है? t। तो यहां पे टाइम की लिमिट्स आएंगी और यहां पर वेलोसिटीज की लिमिट आएंगी। तो एक बात बताओ, t बराबर 0 पर क्या मुझे वेलोसिटी पता है? हाँ, ये तो गिवन है। At t equals to 0 the speed of a particle is what? 0। तो किसी जनरल टाइम t पर मान लेते हैं स्पीड v है। लिमिट समझ में आ रहा है? ये इनिशियल कंडीशन से मैंने लिमिट लगाया, और सपोज किसी जनरल टाइम t पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल क्या है? v है। अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, जल्दी से बताएं क्विक, हाउ टू इंटीग्रेट द गिवन एक्सप्रेशन। एक बात बताओ, p इज व्हाट? पावर। क्या कांस्टेंट है? m इज व्हाट? मास। क्या ये भी कांस्टेंट है? हाँ। अगर p और m दोनों कांस्टेंट हैं तो हम ये जानते हैं कि उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे p बाय m इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t। क्लियर? v को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 0 से v। और यहां पर तो आप देख ही पा रहे हैं, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? t। तो यहां पर मैं सीधे इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखता हूं, वो क्या आएगी? t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। एक बार अपर लिमिट पुट करें, एक बार लोअर लिमिट पुट करें, बताएं आपका ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। तो यहां पर ये वैल्यू आती है p बाय m इंटू टी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, और 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि v स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू पी बाय एम इंटू टी की पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू v। यही तो फाइंड करना था हमें। क्या फाइंड करना था? वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन फाइंड करना था। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 2p बाय m, ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई? t की पावर 1 बाई 2। इस टाइप के प्रॉब्लम एक बार जेईई एडवांस के एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें आपसे वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा था। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम की 1/2 पावर के क्या आ गया? प्रोपोर्शनल आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल अप्रोच जो है ना वो आपको फॉलो करना है। आपने पावर लिखा, पावर का एक्सप्रेशन लिखा, फिर आपने देखा कि एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन को या तो मैं dv बाई dt लिख सकता हूं या फिर मैं v इंटू dv बाई dx लिख सकता हूं। मुझे क्या लिखना चाहिए वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि मुझे फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन फाइंड करना था, तो मैंने एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिख दिया। क्लियर? तो इसे नोट डाउन करें। चलिए अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट आसान है। अब आप लोग मेरी हेल्प करेंगे फटाफट। बताएं, पावर वही सेम एक्सप्रेशन f इंटू वी। एफ को क्या लिखेंगे? m इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूं? v इंटू डी वी बाय डी एक्स इंटू वी। वही सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी मैंने एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन व्हाट? वेलोसिटी एंड पोजीशन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? जो कांस्टेंट वाले टर्म है उनको एक साइड कर देते हैं। तो p बाय m dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इंटू dx। यहां पर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक v यहां पर है, एक v यहां पर है, तो ये बनेगा आपका v स्क्वायर इंटू डी वी। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। कर पाओगे? लिमिट्स बताओ। अब यहां पर लिमिट किसकी लगेगी? x की, क्योंकि यहां पे d के पीछे क्या है? x। तो जब x 0 था,
देखो ध्यान से, जब x 0 था तब वेलोसिटी क्या थी, 0, ये गिवन है हमें। तो जब पोजीशन कोई जनरल x होगी, मतलब किसी जनरल x पर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वहां पे सपोज हम मान लेते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास, v। तो p बाय m कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर निकल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट p बाय m इंटू एक्स। v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे भाई जल्दी बताओ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर, v क्यूब बाय 3, करेक्ट। तो यहां पर v क्यूब बाय 3 अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। देख लेते हैं, ये यहां पर लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बची है। तो देखिएगा यहां पर आपके पास v क्यूब का वैल्यू क्या आता है, 3p बाय m इंटू एक्स। तो यहां पर आप वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, 3p बाय m इंटू एक्स की पावर 1/3। समझ पा रहे होंगे, फिजिक्स तो यहीं तक है भाई। इसके बाद तो ये पूरा मैथमेटिक्स पार्ट है, यू हैव टू इंटीग्रेट एंड पुट द प्रॉपर लिमिट्स। तो यहां पर आप जानते हैं कि पावर और मास कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, x की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आ गई। तो यहां पर हमें वेलोसिटी और पोजीशन में भी रिलेशन पता चल गया, और यहां पर हमें वेलोसिटी और टाइम में भी रिलेशन पता चल गया। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया है, यही फंडामेंटल अप्रोच है। बस आपको डिसाइड करना होगा कि एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखें dv बाई dt, या फिर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखें। तो चलिए इसको नोट डाउन करें। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक पावर इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। तो अब मैं आपको जाते जाते कुछ गाइडलाइंस बताना चाहूँगा जो कि अभी आपको फॉलो करनी होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपको पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है। जो भी वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दें, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी हमने यहाँ पर डेरिवेशंस किए, उन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेरिवेशंस या स्टेटमेंट्स को मार्क करना है और फिर उन्हें सेपरेटली नोट डाउन करना है। उससे आपके बनेंगे क्या, शॉर्ट नोट्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करें, क्योंकि अगर आपके पास हर एक चैप्टर के इस तरीके से शॉर्ट नोट्स रहेंगे ना, तो एट द एंड ये सारी चीजें आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आपका संडे को एग्जाम है और आपके पास 3 दिन है, और 3 दिन के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट में लगभग 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पूरे दिन रिवाइज कर पाए। जैसे अगर आप वर्क पावर एनर्जी के नोट्स को लेकर के बैठेंगे, तो वर्क पावर एनर्जी के जो नोट्स है ना, वही आपके लगभग 60 to 70 पेजेस के हो गए होंगे। तो 60 से 70 पेज पूरे दिन बैठ करके रिवाइज करना इज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि भैया और भी तो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ना। और फिजिक्स में भी वर्क पावर एनर्जी के अलावा भी और भी टॉपिक्स हैं, और भी चैप्टर्स हैं जो आपको रिवाइज करने होंगे। तो वहां पर ये जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं ना, वो हेल्प करेंगे। अगर आपके पास पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड है ना, तो विद इन 2 to 3 आवर्स उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके आप क्विकली क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और इवन इन फ्यूचर ये शॉर्ट नोट्स है ना आपकी हेल्प करेंगे। जब आप 12th में होंगे और 12th का जब सिलेबस चल रहा होगा, उस समय 11th के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप 11th के टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर पाएं। तो उस समय ये 12th में 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करने में शॉर्ट नोट्स को पढ़ के आप जल्दी से जल्दी क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अभी तक आपने अगर प्रीवियस चैप्टर्स के नहीं किए हैं तो डोंट नीड टू गेट पैनिक, लेकिन ये अपनी आप हैबिट बनाएं। आगे के चैप्टर्स में आप इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कि आगे जाकर के आपको हेल्प करेंगे। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको रेगुलरली होमवर्क मिलता है, आप अटेम्प्ट भी करते होंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होते होंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते होंगे आप उनके सॉल्यूशंस देखते हैं या अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से उनके डाउट्स पूछते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो शीट का हो, चाहे रेस या एससीबी, हर एक
क्वेश्चन को आपको पहले सिंसियरली अटेम्प्ट करना है। मतलब जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आता, हम छोड़ देते हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और हमें लगता है कि वो क्वेश्चन हमें आ गया है। नहीं भाई, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस कभी इंप्रूव नहीं होने वाला। अगर आपको अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है ना, तो आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं ना, उन्हें बार बार अटेम्प्ट करना होगा विदाउट द सॉल्यूशंस, मतलब बिना सॉल्यूशंस देखे या अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर से पूछे। आपसे पहली बार नहीं बना, दोबारा ट्राई करें। जब आपको लगने लगे कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप चारों खाने चित हो चुके हैं, तब जाकर के आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं या डाउट्स में फैकल्टीज से पूछ सकते हैं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बिना क्वेश्चन को एफर्ट किए उसका सॉल्यूशन ना देखें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन देख देख करके सीखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जरूर जाएंगे, लेकिन एग्जाम में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया लगेगा। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा फंडामेंटल जो बेसिक अप्रोच है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर के वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये सारी चीजें तभी क्लियर हो सकती हैं जब हम खुद से ज्यादा एफर्ट करें। मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को ट्राई किया, नहीं बना, जब भी हमें समय मिले हम दोबारा से उन क्वेश्चंस को क्या करें, ट्राई करें। तो याद रखिएगा, आगे के चैप्टर्स में ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करें और सॉल्यूशंस को एज अ हिंट लें। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो उसका पूरा सॉल्यूशन देखा और नोट डाउन कर लिया, नहीं। आप क्वेश्चन को रीड करें, अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, आपने उसका सॉल्यूशन देखा, लेकिन सॉल्यूशन में देख करके ये समझने की कोशिश करें कि यहां पर ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां टॉपिक नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है या ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना होगा। इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि हमें क्या यूज करना है, क्योंकि वहां टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो ये सारी चीजें जितनी ज्यादा आप एफर्ट्स करेंगे और जितनी मेहनत करते जाएंगे, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी और आपका जो चीजों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। ओके।